माय अपॉलजी। चलिए वीडियो भी बन रही है। दूसरा आपके पास प्रोजेक्ट चार्टर होना चाहिए। व्हाट इज प्रोजेक्ट चार्टर? मालूम है किसी को? सुना हुआ है? एनीबॉडी? व्हाट इज प्रोजेक्ट चार्टर? सुना हुआ है या नहीं सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ है। हमने पढ़ा था प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 5 स्टेप्स। पहला पढ़ा था इनिशिएशन, फिर पढ़ा था प्लान एंड देन एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड क्लोज। तो इनिशिएशन वाला जो पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि भाई करना है नहीं करना है, कॉस्ट और बेनिफिट्स का क्या है, ठीक है ना। तो जब इनिशिएशन हो जाती है तो यू हैव अ चार्टर कि जनाब हमारे पास इतने लाख रुपए हैं, इतने टाइम है और ये सारी चीजें। तो दोस्त जो बेस लाइन या मोटी मोटी बातें एग्री हो जाती हैं, दैट इज प्रोजेक्ट चार्टर। इसके बाद फिर आप एग्जीक्यूशन में जाते हैं, इससे पहले आप जाते नहीं है। तो प्रोजेक्ट चार्टर का क्या मतलब है? करना क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है? ये कंस्ट्रेंट है, पैसा हो सकता है, टाइम हो सकता है, बजट हो सकता है। हु आर द मेन स्टेक होल्डर्स? ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट, ये लोग, ये लोग, ये लोग, ठीक है। तो दैट इज डिफाइंड, दैट इज इनिशिएशन पार्ट, ठीक है। जैसे आपका एफआईपी है, तो एफआईपी के टीम मेंबर कौन से होंगे, प्रोजेक्ट होगा क्या, टूल्स कौन से होंगे, सुपरवाइजर कौन है, शुरू करने से पहले डिसाइड हो जाता है, ठीक है। टाइमलाइंस इज अ कंस्ट्रेंट, 2 सेमेस्टर, बजट इज अ कंस्ट्रेंट, सुपरवाइजर इज अ कंस्ट्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो ये करने के बाद, ये एग्री होने के बाद फिर आप जाते हैं प्लानिंग वाले पार्ट में। स्कोप में क्या चीजें हैं, आउट ऑफ स्कोप ये अभी नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर पैसे नहीं है या टाइम नहीं है, तो दीज आर द आउट ऑफ स्कोप, कर लेंगे बाद में, डेफर कर लो इसको, ठीक है। तो इन स्कोप, आउट स्कोप, व्हाट आर द रिस्क, कोई रिस्क है कि नहीं है, तो रिस्क रजिस्टर बनता है, क्या चीजें रिस्क हो सकती हैं। व्हाट आर द हाई रिस्क, क्या चीज नहीं करने देनी है हमने। एंड व्हाट आर द कम्युनिकेशन प्लान, लोगों को डिसेमिनेट कैसे करेंगे, लोगों को बताएंगे कैसे। व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द सक्सेस स्टोरीज, ठीक है ना। फिर बजट क्या है हमारे पास, बजट इससे ज्यादा नहीं जा सकता, दैट इज द सीलिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने बातें कर ली, मालूम कर लिया कि जी सर हमारे पास 15 लाख रुपए का में हो जाएगा, तो वो कहते हैं जी 15 नहीं तुम 17 ले लो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, दैट इज योर सीलिंग। तो दीज आर द एग्रीमेंट, विद दैट एग्रीमेंट यू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये दिस इज प्रोजेक्ट चार्टर। इसका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, कौन कौन सी टीम होगी, कितना टाइम है, कितनी कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलने चाहिए ना जब हम इतने पैसे और इतने लोग और ये सारे चीज लगा रहे हैं। तो ये दैट इज वेरी स्मॉल 1 और 2 पेजर, ठीक है। अब अगर हमारे बजट में मैं 20 लाख रुपए और 1 साल, तो प्रोजेक्ट से पहले हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा हो रहा है तो दैट इज आउट ऑफ द चार्टर, ठीक है। तो देयर अदर थिंग्स आर इन प्लान, so दैट इज प्रोजेक्ट चार्टर, ठीक है। तो ये आपके पास एक इनपुट होगा जब आप बनाने जा रहे होंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन की एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप स्कोप लेने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मीजान बैंक के साथ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लेने जा रहे हैं, तो इट इज टॉकिंग अबाउट दोज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो बताएगा व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज कल्चर? वर्क एनवायरनमेंट। वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है, वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है। किसी का बैंक में अकाउंट है, नेशनल बैंक में है, so what is the culture that I don't want to go to bank, Pakistan bank? क्यों? What is that culture? जी चलिए, मैं नेशनल बैंक जाता हूं तो वहां के लोग कहते हैं बाहर जाओ भाई, हम यू नो दे आर गिविंग मी एन इम्प्रेशन
गो टू हेल। लेकिन किसी और बैंक में जाता हो तो कहते हैं हाँ क्या काम है बताइए। दैट्स अ कल्चर। सो व्हाट इज दैट कल्चर? कुछ बिहेवियर है ना, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कोई माइंडसेट है, कोई थिंकिंग है। हाँ बेटा वो वही तो अलग अलग है ना, किसी की अलग है किसी की अलग है। दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिसेस, दैट इज बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, बिलीव्स। हमारी नौकरी तो पक्की, हम काम करें ना करें हमें हिलना नहीं है कस्टमर आए तो। ये नेशनल बैंक में है, लेकिन निजाम बैंक में ऐसा नहीं होगा। कहेगा भाई नौकरी करनी है तो लोगों को सर्विस भी देनी है। दैट इज द रीजन ही इज बिहेविंग डिफरेंटली। तो दीज आर, अब ये हमारे सॉफ्टवेयर में भी इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा? लोगों का बिहेवियर और कल्चर करेगा नहीं करेगा? करेगा। ठीक है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन थी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ मैं सॉफ्टवेयर बना रहा था। आई हैड प्लान, जब मैंने ये बिजनेस एनालिसिस नहीं पढ़ी हुई थी, तो द टाइमिंग, ऑफिशियल टाइमिंग तो सुबह शायद 9 बजे से 5 बजे तक होंगे। द ओनली टाइम अवेलेबल फॉर द रिक्वायरमेंट इज 10 बजे से 12 बजे तक। उससे पहले जाओ तो नहीं मिलेंगे, उसके बाद जाए तो सर टोपी तो यहीं पड़ी हुई है, फाइल भी यहीं पड़ी हुई है, आते ही होंगे। तो अब आते होंगे जाते होंगे, तो दैट इज द ओनली टाइम अवेलेबल। उसके अलावा पहले नहीं मिलेंगे, उसके बाद में नहीं मिलेंगे। तो द होल प्रोजेक्ट जो 6 महीने का था वो 1.5 साल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द बिहेवियर एंड द कल्चर। बात समझ में आ रही है? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन, देयर प्रैक्टिसेस, देयर कल्चर। ठीक है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अगर बहुत ओल्ड किस्म की चीजें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, तो उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है। कुछ चीजें हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी कनेक्टिविटी कैसे है, सारी चीजें। फिर पर्सनल किस तरह से हैंडल किए जाते हैं, यानी उनका बहुत इफेक्टिव किस्म की हैंडलिंग है, या बस सर आपने कह दिया है तो फिर हम देख लेंगे कर लेंगे। तो देर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन जो सुन लेते हैं फिर करते कुछ नहीं। आपको भी मालूम होता है कि उन्होंने करना कुछ नहीं है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है ये आपको बहुत इम्पैक्ट कर रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एनवायरमेंट है, फीचर्स हैं, ये सारी चीजें। फिर दूसरी बात ये कि अगर मार्केट प्लेस यानी वो ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रोग्रेस कर रहा है तो उसका बिहेवियर कुछ होगा, लेकिन वो डिप्रेशन के अंदर है तो उसका बिहेवियर कुछ और होगा। वो खुद ही मर रहा है तो आपको क्या चीजें देगा? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। एक तो ये चीज हो गई। फिर आप, ये है आप सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस की पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या है? वाटरफॉल फॉलो करते हैं, एजाइल फॉलो करते हैं, रिक्वायरमेंट किस तरह से लेते हैं। ठीक है। तो रिक्वायरमेंट किस तरह से लेना है, तो जाहिर सी बात है उसी तरह से आपने टाइम लेना होगा, उसी तरह से मीटिंग का टाइम लेना होगा, उसी तरह से डेवलप करना होगा। ठीक है। स्कोप को, रिक्वायरमेंट को लॉक करने के लिए। फिर आप कौन सा टेम्पलेट यूज करते हैं? तो एक एग्जांपल है ये टेम्पलेट, याद है किसी को? टेम्पलेट जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी उसको तो याद होना ही चाहिए। ठीक है। ये टेम्पलेट हमने पढ़ा था, उसके अंदर IEEE का ये टेम्पलेट पढ़ा था। फिर लेसन लर्न, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है और कौन सी चीजें हमें करनी है। तो लेसन लर्न कहते हैं, जब भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं तो व्हाट आर द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड। तो वो मिस्टेक्स आपने रिपीट नहीं करनी है और उन चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है। इफ यू आर रिपीटिंग अ मिस्टेक इट्स अ क्राइम। जो चीज पहले हुई है भाई अब नहीं करना है ना। इफ यू आर डूइंग इट अगेन दैट्स अ क्राइम। तो इसके मतलब है आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए और वो चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए। दैट्स हाउ यू इम्प्रूव। ठीक है। सर फलानी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हुआ था, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में, तो अब गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्या करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्लियर है ये बात? हम क्या करने जा रहे हैं, एक प्लान करने जा रहे हैं, स्कोप को फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो स्कोप को फाइनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर प्रैक्टिसेस भी पता है, फिर हमारी चीजें भी पता है, हम किस तरह से करेंगे, व्हाट आर द प्रोसेस। वेरी करेगा ना। अगर एजाइल की मेथोडोलॉजी है तो आप किसी और तरह से मीटिंग कर रहे होंगे, लेकिन अगर वाटरफॉल है तो किसी और तरह से कर रहे होंगे। तो यू शुड नो द पॉलिसीज, डॉक्यूमेंट कौन सा है, क्या चीज है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो मोटी मोटी लाइनें हैं, जो चार्टर चार्टर में इस तारीख से शुरू होना है, इस तारीख को खत्म होना है और दरमियान में ये चीज होना है, तो यू हैव टू फॉलो द चार्टर। चार्टर में बजट है, टाइमलाइंस है, लोग हैं, सारी चीजें। तो इनिशियली ठीक है। अब आप एक काम करेंगे,
तो आपके पास क्या आ गया, देखिए जरा, आपके पास ये सारी चीजें आ जानी चाहिए। ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का स्कोप स्टेटमेंट आ जाना चाहिए, और WBS कैसे क्रिएट होगी इस प्रोजेक्ट स्कोप से, और WBS अप्रूव कैसे होगा, मेंटेन कैसे होगा। तो बिफोर यू गो एंड टेक द रिक्वायरमेंट, तो जो मैं रिक्वायरमेंट ले रहा हूँ उसको रिव्यू कौन करेगा, उसको अप्रूव कौन करेगा, और अगर ये ना हो तो एस्केलेट कौन होगा, और भी कोई तरीका है अगर ये तब भी डिसीजन ना हो रहा तो क्या होगा, या मैं भागता रहूंगा फुटबॉल की तरह, इसने लात मारी उसने लात मारी। तो बिफोर यू गो यू शुड हैव दैट क्लैरिटी। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, एज्यूम करिए एक सिचुएशन है, मैं एक सेल्स के HOD के पास गया हूँ, उनको सेल्स का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, और वो बहुत बिजी है, और उन्होंने एक आदमी जो किसी काम का नहीं है, इससे रिक्वायरमेंट ले ले, मैंने उससे ले ली रिक्वायरमेंट, 4 दिन लगा के रिक्वायरमेंट लेके डॉक्यूमेंट बनाया। जब डॉक्यूमेंट देखा उन्होंने कहा ये क्या है, ये तो मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसका मतलब है 4 दिन मेरे जाया गए। तो मुझे पहले मालूम होना चाहिए था रिक्वायरमेंट कौन देगा, रिव्यू कौन करेगा, अप्रूव कौन करेगा। तो अगर वो बेचारा था तो मैं क्यों 4 दिन वेस्ट कर रहा हूँ उसके साथ। तो फिर अगर आपने करना है तो फिर आप ही देंगे। तो हु इज द रिव्यूअर एंड हु इज द अप्रूवर। और अगर आप नहीं करेंगे, मैंने चले आपके साथ ही मेहनत करके रिक्वायरमेंट बनाया, तब भी आपको पसंद नहीं आ रहा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, नो नो इफ एंड बट्स। तो हु इज द ओनर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, यू। तो आप बताइए ना क्या होगा, आप बताएंगे हम लॉक कर देंगे, अगर ऐसा हुआ अगर वैसा हुआ, तो यू आर द बिजनेस एक्सपर्ट नॉट मी। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे डिसीजन पहले से होने चाहिए, इसको कहते हैं गवर्नेंस। अगर ये नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। मैं जा रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो ठीक है, तो इसी में टाइम लगता है। अच्छा साहब अगर ऐसा हो गया तो भाई, तो आपको पता होगा ना आपका डिपार्टमेंट कैसे चलता है, अभी मैनुअल प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस मुझे बताइए, मैं ऑटोमेट करूंगा। अगर उसमें ऐसा हो जाए तो अभी आप सोच लीजिए और अगले रिलीज में आ जाएगा, अभी नॉट नाउ। देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट सी। अगर आप नहीं देख सकते तो मैं कैसे देखूंगा और मैं कैसे बनाऊंगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सारे डिस्कशन है जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, ठीक है ना। और उसका अगर मूड खराब है तो वो आपको घुमाता रहेगा। तो बिफोर यू गो यू शुड नो। अगर ये नहीं मान रहा तो एस्केलेट कैसे होगा, अगर ये भी नहीं मान रहा ये भी नहीं मान रहा, तो हाउ वुड यू एस्केलेट, डिसीजन पे पहुंचेंगे कैसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद करिए सर ने कहा था ह्यूमन इंटेंसिव है, कम्युनिकेशन इंटेंसिव है, एवरीबडी हैज ईगो एंड इमोशन। जिससे आप बात कर रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट को फेलियर करने जा रहा है और आपको पता नहीं है क्या करेगा वो। मैं आए तो असद साहब बताता हूँ उनको, असद साहब चले भी गए। तो ही हैज अ रॉन्ग इंटेंशन। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जिसको कहते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि यही चीज अगर लॉक नहीं हुई तो फिर मुसीबत हो जाएगी। तो कौन रिव्यू करेगा, एस्केलेट कैसे होगी, और फॉर्मल एक्सेप्टेंस कैसे आएगी, मैं आपको बना के दिखा दूंगा, फिर आप कितने दिन लेंगे। अच्छा मैंने 1 हफ्ता लगाया, डॉक्यूमेंट बनाया और आपको भेज दिया, यू आर द HOD, ठीक है। और दूसरे या तीसरे दिन पूछा आपने रिव्यू कर लिया है, आप जरा उसका अप्रूवल दे दीजिए, या जो भी उसमें चेंजेस करनी है वो दे दें। अच्छा साहब मिल गया है, अभी 3 दिन तो हुए हैं। अच्छा, तो फिर कितने दिन लगेंगे आपको, तो भाई मैं देख लूंगा। तो बात ये है कि बिफोर आई गिव देयर हैज टू बी एन एग्रीमेंट कि डॉक्यूमेंट बनेगा, विद इन 24 आवर्स तैयार होगा या 48 आवर्स तैयार होगा, डिपेंडिंग ऑन द साइज। छोटा है तो 24 आवर्स में, बड़ा है तो 48 आवर्स में तैयार होगा। और आप भी इसको रिव्यू करके वापस करेंगे 48 आवर्स में। दिस हैज टू बी एन एग्रीमेंट। वरना तो आपने भेजा था और मैं तो उम्रे पे चला गया था, आ जाया हूँ, ठीक है, अब आ जाया हूँ तो आपके अलावा भी कोई है इस ऑर्गेनाइजेशन में जो रिव्यू करेगा। तो अगर ऐसा था कि हमने 2 दिन में बना दिया, 15 दिन आप उम्रे पे चले गए, अब आप आगे देखेंगे, तो देयर हैज टू बी ए कंट्रोल। बात समझ में आ रही है। अदना तो प्रोजेक्ट प्लान जो बनाया था लेकिन वो कुछ नहीं रहा ना, कंट्रोल नहीं हो रहा, एवरीबडी इज बिहेविंग। जी
वो टाइम नहीं दे रहा तो उसी की तरफ से है ना। हाँ, मैंने सैटरडे क्लास ले रहा था, उसमें पूछा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये कस्टमर का प्रोजेक्ट है, 1.5 करोड़ दे रहा है, तो टाइम भी देगा, रिक्वायरमेंट भी बताएगा, मैं ये सोच के जा रहा हूँ। और वो सोच रहा है असद साहब को पैसे किस लिए दिए, मैंने ये सब बैठ के मैंने थोड़ी बताना है। अगर इस माइंड सेट के साथ बैठ रहे हैं तो वो तो नहीं देने वाला टाइम। आई समझ, यही सवाल पूछा था सैटरडे को। तो बात सारी है कि इन्वॉल्वमेंट एंड एग्रीमेंट होगा कैसे। ये पूरी टीम है ना, मैं और आप नहीं है, वी आर टीम। आप रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं भी तो कुछ सर्विस दे रहा हूँ और आपको एज ए टीम काम करना है। इफ दैट इज नॉट एन अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द किक ऑफ मीटिंग, फिर तो वो एहसान कर रहा है, रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा है, एहसान कर रहा है। हम जाते हैं तो हम पे 15 मिनट देता है, कहता है बस मैंने दे दिया आपको टाइम। हाँ, तो एग्रीमेंट बिफोर यू स्टार्ट, यही तो समझा रहा हूँ कि प्लान इज वन थिंग, लेकिन बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ द पीपल इज अनदर थिंग। अगर वो नहीं होगा, आपने कंट्रोल नहीं किया, फिर तो वो प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा। प्लीज डोंट टॉक, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड यू मे लीव द क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देर इज 2 दिन में ये काम करना था, यानी 4 दिन में, 2 दिन में रिक्वायरमेंट देनी थी, 2 दिन में अप्रूवल आना था। तो मैं ये तो कह रहा हूँ कि अप्रूवल नहीं आया क्योंकि वो साहब को अंदाजा नहीं है कि अगर मैंने 2 दिन के बजाय 4 दिन दिया तो कोई मसला थोड़ी है, 2 ही दिन तो आगे हुए। भाई से सारी चीजें आगे चली जाएंगी। एवरी सिंगल रिक्वायरमेंट इज 2 डेज, अगर 6 रिक्वायरमेंट है तो 12 दिन तो वैसे ही चलेगी उसके बाद। यू अंडरस्टैंड दिस होल इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट प्लान। एवरीबडी हैज टू बिहेव लाइक ए टीम। मैंने तो पास दे दिया था, उन्होंने गोली नहीं मारा, तो मैंने तो उनको बता दिया था, उन्होंने मेरे से रिक्वायरमेंट ही नहीं ली, उनसे मुझे ये नहीं लिया, ये नहीं। तो वी हैव टू वर्क एज ए टीम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत प्रॉब्लम करती है ईगोज एंड इमोशन। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि मुझे इस आदमी का पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, अभी 15 मिनट तो हुए आपसे मुलाकात करते हुए, कैसे पता चलेगा? इसको कहते हैं स्टेक होल्डर। अच्छा, ऑनलाइन जरा जस्ट होल्डर में 3 चीजें लिख रहा हूँ, फिर आपको पढ़ के सुना दूंगा। जिस आदमी से मैं मिलने जा रहा हूँ, या तो सपोर्टर हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है या ब्लॉकर हो सकता है। These are the kind of stakeholder। ठीक है, जो आदमी दे रहा है उसकी बिजनेस नॉलेज अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है या आपको एक्सप्रेस करता है, नॉलेज तो है लेकिन बता नहीं पा रहा। ये टेंशन इनमें से कोई। चलिए, ऑनलाइन क्लास मैंने ये लिखा है कि जो जिनसे मैं मिलने जा रहा हूँ दे आर माई स्टेक होल्डर ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर में हमने पढ़ा था, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी एक काम है जो हमें करना है। लोगों के बारे में पता होना चाहिए और लोगों की पर्सनैलिटी के बारे में पता होना चाहिए। और एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए बिजनेस एनालिस्ट, आई हैड टू लर्न within 15 minutes I have to analyze the personality of a human being। ठीक है, जो आप 2 महीने में या 2 हफ्ते में करेंगे, आई हैड टू लर्न। मैं हाथ मिलाने के बाद बता सकता हूँ पर्सनैलिटी, कपड़े के रंग पहनने से बता सकता हूँ पर्सनैलिटी, उसकी 4 जुमले बोलने से। आई हैड टू लर्न। देयर आर 16 पर्सनैलिटी, आपको जज करना पड़ता है एज ए बीए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो 90% 80% सही होगा। अगर आपको ये पता चल जाए तो कुछ जुमला है फॉर एग्जाम्पल मैं जुमले बताता हूँ, बताइएगा क्या है। एक आदमी आपको वेलकम कर रहा है और कह रहा है बैठिए, हम प्रोजेक्ट में आपको रिक्वायरमेंट देंगे, सारा कुछ है। इस तरह के जुमले बोल रहा है। एक मैं गया हूँ तो एक साहब कह रहे हैं आइए बैठिए, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग आए मगर ये प्रोजेक्ट हो नहीं पाया। व्हाट डज दैट मीन? ये सिंगल स्टेटमेंट कुछ बता रहा है मुझे? मेरा रिसीवर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठग से मुझे पता चलना चाहिए ये कहीं नीचे वाला आदमी है। देन आई हैव टू वेरीफाई, कुछ और जुमले बोल के मुझे वेरीफाई करना चाहिए कि ऐसा है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, न्यूट्रल लोग ऐसे होंगे बस हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, तनख्वाह मिल रही है बस।
एसी चल रहा है, पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, समझ में आए ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं भाई बुलाया किस लिए, आप लोगों को पैसे किस लिए दे रहे हैं, ये प्रोजेक्ट तो सक्सेस करना ही करना है, ठीक है। तो उसका इंटेंशन और उसकी बातें कुछ और होंगी, और दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। अभी हम नहीं पढ़ रहे, हम शायद मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज ह्यूमन इंटेंसिव। अगर वो आदमी कोलैबोरेट नहीं कर रहा है इसमें, प्रोजेक्ट में आपके साथ नहीं है, तो फिर तो यू नो, ये आप हैं ये मैं हूँ, तो फिर वी आर नॉट टीम, ठीक है। तो प्रोजेक्ट की सक्सेस जिसको पैसे दिए खाली उसकी नहीं है, दोनों की है ना। आप बताएंगे क्या बनवाना है तो फिर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फॉर्मल एक्सेप्टेंस, और अगर इन केस ऑफ चेंज है तो कैसे करेंगे, हमने रिक्वायरमेंट ले ली, हम डेवलप कर लेंगे, तो इस देयर अ प्रोसेस। तो नॉर्मली क्या होता है कि यू एग्री कि आपके दो लोग और हमारे दो लोग बैठ जाएंगे, इसको अप्रूव करना है कि नहीं करना है, इसको डेफर करना है नहीं करना है, देयर इज अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड चेंज कंट्रोल बोर्ड। नॉर्मली होने नहीं देते हैं, हम कहते हैं भाई इसको से अगले रिलीज में डाल देना, अनलेस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक बैंक का सॉफ्टवेयर बन रहा है और स्टेट बैंक ने पॉलिसी चेंज कर दी है, वो तो करनी है ना, वो तो यू कैन नॉट मूव, ठीक है। तो सर ये 30 स्क्रीन पे इम्पैक्ट आएगा, भाई करना है ना, स्टेट बैंक ने कर दिया है तो अब तो कुछ नहीं कर सकते, तो ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज है जो ये भी हो जाए तो भाई ये भी हो जाए तो जरा होल्ड ऑन कर ले, पहले ये रिलीज जाने दें, 2 महीने चलाएं, उसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे। तो यू नीड टू हैव दो लोग, आपके दो लोग। तो इफ आई एम ए डेवलपर या इफ आई एम ए बीए या आई एम ए प्रोजेक्ट मैनेजर, दिस इज नॉट माय डिसीजन, ये आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो एवरी न्यू एलिमेंट इज ए न्यू प्रोजेक्ट फॉर मी, मेरे पास तो ये स्कोप है, मैं यही करूंगा, करना है तो आप लोग डिसीजन ले लीजिए। देयर आर फ्यू पीपल जो ये करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें पहले से होनी चाहिए, वरना फिर आप थोड़ा सा ये भी डाल दो, थोड़ा सा वो भी डाल दो। तो एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए बीए, आई एम वेरी क्लियर, मेरा ये स्कोप है, मुझे यही करना है। ये भी तो इम्पोर्टेंट है, होगा ये अपने बॉस को बताइए, ठीक है। मैं एक स्कोप लेकर आया हूँ एचआर का, और वो कह रहा है एचआर से ज्यादा तनख्वाह भी तो मिलनी चाहिए ना, फाइनेंस का मॉड्यूल क्यों नहीं बना रहे, क्यों नहीं बना रहे। हाँ बस ये पूछो भाई, गो एंड आस्क योर सीईओ, नॉट मी, दिस इज माय स्कोप। इन केस ऑफ देयर इज, ठीक है। तो आई शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। इसलिए जो रिक्वायरमेंट लेने जा रहा है ना, उसको स्कोप भी क्लियर होना चाहिए, जिस आदमी के पास जा रहा है उसकी पर्सनैलिटी भी क्लियर होनी चाहिए, और इन केस अगर डिसएग्रीमेंट है तो उसके प्रोसेस का पता होना चाहिए, ठीक है। मुझे मालूम है ये स्कोप है और मैं इन साहब के पास जा रहा हूँ, और अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया कि ये भी, तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट होगा, बट दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, आई एम ए वेंडर, मुझे तो इस पे काम करना है, इसका टाइम और इसके पैसे मिले, आपको इंपॉर्टेंट है तो, ठीक है। क्यों समझिए, अगर मैं अपने, खैर अब तो मेरे बेटे भी बड़े बच्चे बड़े हो गए, अगर छोटा बच्चा है उसके साथ में एक बेकरी गया हूँ, वो कह रहा है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो बेकरी वाला क्या करेगा, उसको दे देगा, क्या करेगा, अब्बा को देखेगा, दे दूं, कहता नहीं देना भाई इसको। तो यहाँ पर भी है, यू नो यू गॉट एन स्कोप, ठीक है। इसी तरह से 20,000 रुपए जेब में, अब एक हमने एक लंबी सी लिस्ट दे दी है, मैं कहता हूँ यार है ना, बजट के अंदर जो चीज जरूरी है वो ले लो। तो यहाँ पर भी यही है, द स्पॉन्सर, जो नीचे वाले लोग हैं वो तो कह रहे हैं ना, कहते रहे, बट यू नो व्हाट इज स्पॉन्सर इज सेइंग, तो आई हैव टू लॉक डाउन कि दिस इज द स्कोप, भाई मैं इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड लॉक दैट। तो प्रोजेक्ट चार्टर आपके पास होगा, लोग होंगे आपके पास, तो ये ठीक है। तो लोग डॉज करते हैं, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्योंकि विजिबल नहीं है, टेंजेबल नहीं है, यहाँ पर एक, तो आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट मेथोडोलॉजी, यानी फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स जो आपने पढ़ी होंगी शायद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में तो पढ़ेंगे, आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट्स किस तरह से लेनी है। जी कोई क्वेश्चन है किसी का, एनी क्वेश्चन, कुछ आवाज आ रही है पीछे से, ठीक है। फिर ये एनालाइज करेंगे, प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे, मैनेज कैसे करेंगे। अब ये वर्ड समझ में आ रहे हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, प्रायोरिटाइज करना और मैनेज करना, दीज आर 3 डिफरेंट वर्ड्स। क्या है ये, समझ में आ रहे हैं?
दिस रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बाय द वे। लेकिन फाइनली क्या है, व्हाट आर दोस? रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना, प्रायोरिटाइज करना, मैनेज करना। व्हाट डज दैट मीन? जी सवाल है कोई? तो ये अब मुझे सवाल पूछा है एनालाइज प्रायोरिटाइज एंड मैनेज। जी पूछिए, सवाल पूछिए। मुझे सवाल में ये बताना चाह रहा था कि एनालाइज आपने पूछा है कि रिक्वायरमेंट को एनालाइज प्रायोरिटाइज और मैनेज क्या होता है। आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही, जरा या तो माइक करीब कर लीजिए या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एनालाइज का क्या मतलब है? बोलिए बोलिए। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट को एनालाइज से मतलब एक्चुअली रिक्वायरमेंट है क्या, इस चीज़ को समझना। और प्रायोरिटाइज ये कि मतलब पहले कौन सी चीज़ करनी है, जो जो रिक्वायरमेंट्स हमारी हैं तो सही। पहले किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। और मैनेज कि अगर हम पहले ये चीज़ कर रहे हैं तो उसके बाद कौन सी चीज़ करनी है और उसके बाद मतलब किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, चलिए गिव मी 2-3 मिनट्स, मैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग थोड़ी सी पढ़ा दूं यहाँ पर। जब आप रिक्वायरमेंट लेते हैं तो कस्टमर आपको कुछ बता रहा होता है, ठीक है? तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन या तो समझ में आता है या समझ में नहीं आता है, तो यू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, ठीक है? तो जब तक आपको समझ में नहीं आता आप उसको या तो मॉडल करेंगे, सवाल करेंगे और क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट करेंगे। तो दैट इज ऑल एनालिसिस। अच्छा ऐसा होगा तो क्या होगा, वो तो बहुत ही क्लियर है, मैं क्लियर नहीं हूँ। आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, क्या मॉडल बना के कहूंगा ये ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, दिस ऑल एनालिसिस, ठीक है? प्रायोरिटाइज इज वेरी सिंपल कि आपके पास 100 रिक्वायरमेंट है और आपके पास 3 महीने, तो आप कहते हैं इसमें से कौन सी नहीं करनी है, लो हाई एंड मीडियम। तो हाई वाली अभी करनी है, लो बाद में सेकंड रिलीज में आ जाएंगी, और मीडियम वाली सेकंड में आ जाएंगी, और जो बहुत ही लो है वो आखिर में चली जाएंगी। तो देयर आर 3 रिलीजेस, तो दैट इज प्रायोरिटी। हाउ वुड यू मैनेज? अब ये कि रिक्वायरमेंट रिलीज 1, रिलीज 2, रिलीज 3, एक तो ये हो गया, तो ये कब आएगी और कैसे स्टोर होगी और रीयूज कैसे होगी? रिक्वायरमेंट तो एक दफा दे दी ना मैंने, मुझे हाई फॉर एग्जांपल 100 रिक्वायरमेंट दे दिए, अब मेरे पास प्लान है ना, मुझे मैनेज करना होगा। मुझे 100 रिक्वायरमेंट है, ये तो 100 मुझे देनी है। तो मैंने कहा कि जनाब ये तो आपकी 75 में ये हाई है और बाकी जो है वो लेट्स से 60 हाई है, 20 मीडियम है, 20 लो है। तो ये रिलीज हो गया। देखिए डॉक्यूमेंट तो पहली दफा ही आया ना, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया और उसमें बता दिया ये रिलीज 1 होगा, ये रिलीज 2 होगा और ये रिलीज 3 होगा। दैट्स हाउ आई एम गिविंग यू द, ठीक है? तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो दोबारा से रीयूज होगा, दोबारा से रीयूज होगा। सेकंड उसमें जो पहली गई है चली गई, टेस्ट हो गई, डिप्लॉय हो गई, पहला वाला रिलीज, जो भी रिक्वायरमेंट थी हाईलाइट होगी। तो दैट्स हाउ। कैसे करेंगे आप? तो ये सारा एक प्रोसेस होगा कि कैसे रिक्वायरमेंट आएगी, कैसे फाइनलाइज होगी, ठीक है, प्रायोरिटाइज होगी, उसके बाद कैसे मैनेज होगी, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट याद है किसी को? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या चीज होती है? पीसी की कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज होती है? If you have a laptop or PC, what are the configuration items? अबे एक हार्ड डिस्क, हाँ जी, हाँ स्पेसिफिकेशन को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं ना। हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर और आपका स्क्रीन का साइज, ये हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तो सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन आइटम क्या हो सकते हैं जी? सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं ना उसके कॉन्फ़िगरेशन आइटम। रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट से पहले अगर मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ तो मिनट्स हो सकते हैं, ये मिनट्स हैं, ठीक है? मैंने मिनट्स बना के आपको भेजे और आपने कहा इसमें ये पॉइंट मिस है, तो फिर जो फाइनल वर्जन हुआ वो मिनट्स का फाइनल वर्जन हो गया। इसी तरह से रिक्वायरमेंट मैंने बनाई है सारे और आपको दी और आपने कहा इसमें चेंज करो, तो देयर इज ए वर्जन 1.